कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, चलो तो पहला इसका जो चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होती क्या है? इट एक्सप्लेन्स हाउ एटीपी फॉर्म्स इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, यानी कि एटीपी जो बनता है रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस कैसे बनता है, यही कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है। ठीक है, रेस्पिरेशन का अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ फोटोसिंथेसिस है, तो इससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। ठीक है, तो एटीपी की सिंथेसिस इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एटीपी की सिंथेसिस जो होती है वो लिंक्ड होती है तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है तो ही एटीपी का सिंथेसिस होगा, किसमें? मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड पॉइंट, इन फोटोसिंथेसिस द प्रोटॉन्स एक्यूमुलेटेड इन द मेम्ब्रेन दैट इज ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं किसमें? इन द मेम्ब्रेन, एक्यूमुलेटेड इनसाइड द मेम्ब्रेन दैट इज ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछेगा फोटोसिंथेसिस में जो प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं? इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, है ना। ल्यूमेन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, उसका जो खाली स्पेस होगा वहाँ पे क्या होगा? ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो बनेगा, या फिर प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होंगे, कंसंट्रेटेड होके ग्रेडियंट बनाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट कहाँ पे होते हैं? इनसाइड द मेम्ब्रेन दैट इज ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन में प्रोटॉन्स एक्यूमुलेटेड इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में प्रोटॉन एक्यूमुलेट होता है। रेस्पिरेशन में वो क्या होता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है प्रोटॉन रेस्पिरेशन में। क्लियर? अब आगे हम देखते हैं एटीपी सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? ठीक है, क्या इसका प्रोसेस है वो देखते हैं। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। एटीपी का सिंथेसिस होता कैसे, है ना, इसी को कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं कि कैसे ये बनता है। पहले बताया मैंने कि इज एक्सप्लेन हाउ एटीपी फॉर्म्स एंड रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, इसी को हम कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड आगे आप पढ़ते हैं ये एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन का नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट, बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और प्रोटॉन रिलीज होगा। ठीक है, तो मान लो 2H2O है तो 4H प्लस हाइड्रोजन है, प्रोटॉन मान लो, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, प्रोटॉन्स रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। ठीक है, O2 का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे एटीपी कैसे बनेगा वो भी बताएंगे। तो प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट, प्रोटॉन्स रिलीज हुए। अब ये प्रोटॉन्स जो है, दीज प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस आर एक्यूमुलेटेड विद इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। मान लो एक खाली स्पेस है, मान लो देखो यहाँ से प्रोटॉन्स निकले और आ गए एक रूम में। ठीक है, प्रोटॉन्स ही प्रोटॉन्स प्लस 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 प्लस, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बना दिए ल्यूमेन ऑफ मतलब कि जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है ना उसके ल्यूमेन में एक खाली स्पेस पे। ठीक है, आ गया। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द फोटो सिस्टम। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गया? फोटो सिस्टम, PS फर्स्ट PS सेकेंड, है ना, मैं बताया था क्या क्या होता है उधर प्रोसेस। ठीक है जी, चलो इलेक्ट्रॉन्स मूव किया फोटो सिस्टम में और प्रोटॉन मूव किया थैलेकॉइड ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में। ठीक है, ताकि प्रोटॉन ग्रेडियंट बना सके। चौथा पॉइंट, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन लीड टू द प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब प्रोटॉन का एक इकट्ठा होना क्या बनाता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड टू द सिंथेसिस ऑफ ATP, यानी कि इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। तो अगर पूछा जाए तो एटीपी का सिंथेसिस क्यों हो रहा है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट सबसे बड़ा कारण इसका होता है। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट, एटीपीएज भी है। एटीपीएज एक एंजाइम है एंड हैज़ 2 पार्ट्स। इसके बाद 2 पार्ट होते हैं, CF0 और CF1 पार्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो CF0 या फिर F0 पार्ट होता है। CF0 या F0 पार्ट फॉर्म्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। ठीक है, CF0 या फिर F0 पार्ट जो होता है बनाता है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल एंड हेल्प इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। किस में हेल्प करता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फॉर अ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ ट्रांसपोर्ट में, फिर बता देता हूँ। एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने वाला ट्रांसपोर्ट को ही हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, जिसमें बीच में मेम्ब्रेन पाया जाता है ना, मेम्ब्रेन प्रोटीन की वजह से वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है और उसे वो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू। ठीक है, जो कि बना होता है CF0 या फिर CF1, F0 या फिर CF0, है ना, जो पार्ट होता है एटीपीएस एंजाइम का उसकी मदद से बना होता है। ठीक है, नहीं समझ आ रहा? यहाँ पे देखो, ये एटीपीएस एंजाइम है, इसका 2 पार्ट है, एक F0 पार्ट है, एक F1 पार्ट है। F0 पार्ट जो है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है, मैंने बताया था, है ना, ये ट्रांसपोर्ट चैप्टर है। ये एक प्रोटीन है ना, ये ऐसा प्रोटीन नहीं होता। देखो मान लो ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है,
एक प्रोटीन है, यहाँ पे पार्टिकल चिपकेगा, ये रोटेट करेगा, इस तरह पार्टिकल को फेंकेगा, इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। तो F0 पार्ट जो है उसी ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल को बना रहा है, और F1 पार्टिकल जो है क्या बना रहा है वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले ये देख लो अपन क्या डिस्कस कर रहे थे। ATPase एंजाइम के पास दो पार्ट्स होते हैं, CF0 CF1 पार्ट। CF0 पार्ट जो है ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल बनाता है जो कि फैसिलिटेट डिफ्यूजन करता है प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, CF0 या F0 पार्ट इज एम्बेडेड, धंसा हुआ रहता है, धंसा हुआ किस में रहता है, धंसा हुआ रहता है इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, बता चुका हूँ, अभी दिखा चुका हूँ। ठीक है, अब CF1 पार्ट क्या बनाता है या F1 पार्ट क्या बनाता है ऑफ ATPase एंजाइम इज प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड मेक द एंजाइम सिंथेसिस ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी पैक्ड ATP। यानी कि क्या करता है, ये सरफेस में लटका होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर सरफेस में, एंड सिंथेसिस and makes and to make the enzyme synthesis several molecules energy packed ATP, यानी ATP का सिंथेसिस करता है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे F0 वाला धंसा हुआ है मेम्ब्रेन में और F1 पार्टिकल जो है बाहर निकला हुआ है, तो ADP से ATP का सिंथेसिस कर रहा है, यानी ATP सिंथेस एंजाइम जो है F1 पार्टिकल को माना जा रहा है। ठीक है, पता है अपन ने कि ATPase एंजाइम या ATP सिंथेस एंजाइम ही है, CF1 और CF0 पार्टिकल होता है इसके अंदर या पार्ट होता है। तो F1 पार्ट जो है वो मेनली ATP का सिंथेसिस कर रहा है, और F0 वाला पार्टिकल जो है, F0 वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोजन को इधर से उधर लेके जा रहा है। अब इसका पूरा का पूरा एक मेथड होता है, ध्यान से देखो। ये जो है, ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है ये है थैलेकॉइड। ठीक है, थैलेकॉइड है, और थैलेकॉइड का ल्यूमेन ये क्या है, खाली स्पेस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स है बहुत सारे। ठीक है, और ये फोटो सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू द फोटो सिस्टम। ठीक है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ फोटो सिस्टम सेकेंड से, फिर साइटोक्रोम BNF वो एक प्रोटीन होता है, ठीक है, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाता है। तो ये क्या है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों प्रोसेस हो रही है, समझ रहे हो। PS फर्स्ट PS सेकेंड दोनों इन्वॉल्व है इसमें, क्लियर। अब यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट हो रहा है, तो प्रोटॉन इधर से इधर जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से है, ये है। ठीक है, और ये ऐसा है, ये F0 है, ये F0 है, ये F1 है। हाइड्रोजन प्लस आयंस जो है प्रोटॉन है, इधर से इधर जाएंगे, ये लेके गया और यहाँ पे आया, तो ये है क्या, ADP से ATP बनाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्लियर। अब नोट में समझ आएगा इस चीज़ का पूरा माजरा क्या है। तो पहला, फर्स्ट, कीमोऑस्मोसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन दैट इज प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड ATPase एंजाइम। ठीक है, तो कीमोऑस्मोसिस से चार चीज़ें चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप चाहिए जो कि F0 बना देता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए कि H+ जो कि ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में एक्यूमुलेट होता है, और लास्ट ATPase एंजाइम जो कि ATP सिंथेस एंजाइम होता है, F1 जो होता है ना वो। ठीक है, सेकंड, ATPase हैज चैनल दैट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस रिलीजेस इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट द ATPase एंजाइम एंड दैट कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ ATP। अब रीजन सुनो, देखो क्या होता है, जो ATP CF0 पार्ट है ना, CF0 पार्ट जो है ATPase एंजाइम का, वो हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन को ट्रांसफ़र किया कहाँ पे, F1 पार्टिकल के पास। अब F1 पार्टिकल जो है ATPase एंजाइम ने है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होने के बाद वो क्या किया, कैटालाइज किया फॉर्मेशन ऑफ ATP। ठीक है, जो कि फॉर्मेशन किया है ATP का एक्टिवेट होने के बाद। ठीक है, इसलिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, NADPH प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी कि देखो थ्रू आउट द फोटो सिस्टम। ठीक, तो मैंने बताया फोटो सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, उससे क्या बना, NADPH। तो दो चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे, ATP और NADPH। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था नॉन साइक्लिक में ऐसा ही बनता है। ठीक, तो नाउ ATP एंड NADPH आर यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज और डार्क फेज टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये जो ATP और NADPH बना है वो यूज़ होते हैं बायोसिंथेटिक फेज या डार्क फेज में, जो कि स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, क्लियर है। ये कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट थे नीट के प्रोस्पेक्टिव से भी और नॉर्मली समझने के लिए भी। अब आगे हम पढ़ते हैं बायोसिंथेटिक और डार्क फेज, ये क्या होता है, सबसे बड़ा दिक्कत यही है। ठीक है, कि होता क्या, तो वो सुन लो। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना बाद में करेंगे। तो डार्क फेज या फिर बायोसिंथेटिक फेज नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द लाइट रिएक्शन बट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट दैट इज ATP, NADPH एंड CO2। ठीक है, दिस फेज हैज़ टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं, कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल जिसको बोलते हैं, सेकेंड है C4 साइकिल, हैच एंड स्लैक पाथवे। ठीक है, तो दो मेन नाम हैं जो कि बहुत फेमस है।
केल्विन साइकिल या C3 साइकिल बोलते हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को C4 साइकिल या फिर हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोला जाता है प्रेम से, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, इसको अपन को याद रखना है, जो कि केल्विन साइकिल और C4 साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नीट की प्रॉस्पेक्टिव से। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मेल्विन केल्विन से रिलेटेड। तो मेल्विन केल्विन नाम का साइंटिस्ट था, उसने यूज़ किया रेडियो एक्टिव C14 आइसोटॉप को, ठीक है। उसने क्या यूज़ किया, रेडियो एक्टिव C14 आइसोटॉप को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मेल्विन केल्विन यूज रेडियो एक्टिव C14 आइसोटॉप ऑन द एल्गल फोटोसिंथेसिस which led to the discovery of first CO2 fixation product that is 3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। बताऊंगा क्या है, जो कि है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या PGA इन शॉर्ट, ठीक। तो मेन चीज़ नीट में आई है, एल्गल फोटोसिंथेसिस को मेल्विन केल्विन ने यूज़ किया। एक बार और पढ़ देते हैं, मेल्विन केल्विन यूज रेडियो एक्टिव C14 आइसोटोप, ठीक है, ऑन द एल्गल फोटोसिंथेसिस पे उन्होंने यूज़ किया, जिसके कारण डिस्कवरी हुई फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट की, जिसका नाम है 3 कार्बोनिक एसिड, जिसे हम कहते हैं दिस आल्सो कॉल्ड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर PGA इन शॉर्ट। क्लियर है जी। चलो, अब केल्विन साइकिल ऑपरेट कैसे करती है, उसके 3 प्रोसेस हैं। पहला है स्टेजेस है ना, कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन, देन रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में CO2 का फिक्सेशन होगा, देन रिडक्शन होगा, देन रीजनरेशन होगा। IUDP का जो है फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ द CO2, ठीक है। बताएंगे आपको अच्छे से, एक बार प्रोसेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, क्या होगा, CO2 का एक्सेप्शन मतलब कि एक्सेप्ट होगा, कौन करेगा, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, है ना, RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट या RUDP राइबोलोज डाइफॉस्फेट। बाई या डाई दोनों बोलते हैं, RUDP बोलो RUBP बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बाई और डाई का ही फर्क होता है। तो ये क्या करेगा, CO2 को एक्सेप्ट करेगा, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, जिसे बोलते हैं CO2 एब्जॉर्प्शन या CO2 फिक्सेशन। और CO2 फिक्सेशन की वजह से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ठीक है। RUBP जो है CO2 के साथ मिलके 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर 3 कार्बोनिक एसिड जिसे बोलते हैं, 3 PGA बनाएगा। अब वो रिडक्शन में जाएगा। रिडक्शन में क्या होता है, 2 ATP प्लस 2 NADPH यूज़ होता है ना, और वो कन्वर्ट होते हैं 2 ADP और 2 NADPH में, NADP में, ठीक है। ADP और NADP में कन्वर्ट होते हैं, रिड्यूस होता है ना, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। एंड उससे बनता है ट्राइओस फॉस्फेट, जो कि सुक्रोस और स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। मेनली मैंने बताया था बायोसिंथेटिक फेज का मतलब सिंथेसिस हो रहा है शुगर का। क्लियर है, डार्क फेज इसी को कहा जाता है, CO2 को यूज़ करके शुगर बनाते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन होके 3 PGA जो है वो ट्राइओस फॉस्फेट बनाया रिडक्शन के थ्रू, जिसमें 2 ADP यूज़ हुए और 2 NADPH यूज़ हुए, जो कि कन्वर्ट हुए 2 ADP और NADP में। क्लियर है, और जिससे बना ट्राइओस फॉस्फेट, जो कि फर्दर कन्वर्ट हो गया सुक्रोस और स्टार्च में, ठीक है, साइकिल से बाहर निकल गया, ठीक। अब रीजनरेशन की प्रोसेस, जिसमें एक ATP यूज़ होती है, जो कि ADP में कन्वर्ट होगा, और रीजनरेशन होगा RUBP RUDP का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जो है RUBP जो है ना, RUBP RUDP जो है फिर से क्या होगी, रीजनरेट हो गई, और ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है, इसी तरीके की शुगर बनते रहेगा, ठीक है। तो ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई। तो आपको धीरे धीरे आपको समझाते हैं कि प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन जो स्टेप है किसका, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल बोलते हैं इसको, है ना। इसके 3 स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो तीनों को बारी बारी से देखते हैं। तो पहला कार्बोक्सिलेशन, इट इज़ अ फिक्सेशन ऑफ CO2 एंड CO2 एक्सेप्टर इज RUBP। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, RUBP RUDP राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट इज अ CO2 एक्सेप्टर। RUBP CO2 के साथ मिलके रूबिस्को की प्रेजेंस में राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यहाँ पे कार्बोक्सिलेज के रूप में ज़्यादा है ना वर्क कर रहा है, इसलिए CO2 का फिक्सेशन किया, कन्वर्ट किया और बनाया 2 टाइम्स ऑफ 3 PGA, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, RUBP रिएक्ट विद द CO2 एंड फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। अब रूबिस्को का नाम क्या होता है अच्छे से, फुल फॉर्म, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब ध्यान से सुनो, इसमें 2 नाम है, एक है कार्बोक्सिलेज और एक ऑक्सीजनेज, यानी कि कार्बन फिक्सेशन करेगा, ऑक्सीजन फिक्सेशन भी करेगा, है ना, CO2 का फिक्सेशन भी करेगा, ऑक्सीजन का भी फिक्सेशन करेगा। लेकिन जब CO2 ज़्यादा होता है ना,
तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को ज़्यादा होती है, कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी बढ़ा देता है और CO2 को एब्जॉर्ब करता है। और यहीं पे अगर O2 ज़्यादा होता है ना, O2 ज़्यादा होता तो ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी बढ़ जाती, O2 एब्जॉर्ब होता, CO2 एक्सेप्ट नहीं होता, और उस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। नीट के लिए, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। चलो सेकेंड प्रोसेस है रिडक्शन, जो कि है C3 साइकिल का, वो देखते हैं। तो रिडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और शुगर, ठीक है। रिडक्शन का मतलब कुछ चीज़ रिड्यूस नहीं हो रही, ठीक है, मेनली ये फॉर्मेशन है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज और शुगर हो रहा है, क्लियर है। एंड द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 6 टन्स ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। एंड ईच साइकिल रिक्वायर रिडक्शन ऑफ यूज ऑफ 2 ATP एंड 2 NADPH, क्लियरली मेंशन है। देखो यानी कि अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे फिक्सेशन होगा CO2 का, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का, यानी कि 6 मॉलिक्यूल CO2 का लगेगा, है ना, और 6 टर्न साइकिल। एक बार में एक CO2 फिक्स हो रहा है, एक बार में एक CO2 फिक्स हो रहा है ना, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, क्लियर। तो 6 कार्बन लगेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा 6 बार, ठीक है। तो उसके लिए 6 बार साइकिल घूमना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 साइकिल्स, तो 6 टर्न्स ऑफ साइकिल्स आर रिक्वायर्ड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर फिक्स्ड फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 के फॉर्मेशन के लिए 6 बार साइकिल को घूमना पड़ेगा, और हर एक साइकिल में 2 ATP और 2 NADPH यूज़ होते हैं रिडक्शन के टाइम में। अभी रीजनरेशन का बचा है, और रीजनरेशन में भी 1 ATP मतलब खर्चा होगा, तो 2 ATP प्लस 1 ATP यानी कि टोटल, है ना, 6 साइकिल्स में, पहले तो एक साइकिल में देख लो 3 ATP खर्चा हो रहा है, कैसे? रिडक्शन में 2 और रीजनरेशन में 1 ATP, और NADPH में ये 2 ATP NADPH जो है रिडक्शन के टाइम में बस खर्चा होता है। तो टोटल 6 साइकिल्स इंटू 3 टाइम्स ऑफ ATP, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 ATP, है ना, और 6 इंटू 2 टाइम्स ऑफ NADPH, तो हो जाएगा 18 ATP और 12 NADPH खर्चा होता है किसमें? पूरे केल्विन साइकिल में, ठीक है, जो 6 टाइम ऑपरेट करता है उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? रिडक्शन होगा, और यूज़ ऑफ ATP 2 ATP एंड NADPH की वजह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा 6 साइकिल के बाद। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्ट अ मॉलिक्यूल RUBP एंड इट रिक्वायर्स 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। फॉस्फोराइलेशन के लिए 1 ATP चाहिए इसको टू फॉर्म द RUBP इन ईच 6 साइकिल्स, हर एक साइकिल में, क्लियर। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, अभी समझाया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे कि इन यानी कि सबसे पहले हमने क्या क्या यूज़ किया है, तो 6 CO2 मॉलिक्यूल्स को फिक्स किया 6 बार साइकिल में, 18 ATP बना, 12 NADPH बना, ठीक है। और आउट क्या हुआ? बन के क्या निकला? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, 18 ADP और 12 NADP रिड्यूस हो गए, क्लियर है। तो कुछ नोट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। 6 साइकिल्स ऑफ CO2 फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन लीड टू द यूज ऑफ व्हाट? रिडक्शन में 2 ATP 2 NADPH, रीजनरेशन में 1 ATP यानी कि 3 ATP प्लस 2 ATP NADPH, ठीक है। टोटल खर्चा हुआ इन ईच साइकिल, तो इन 6 साइकिल्स में 3 इंटू 6 18 ATP, 2 इंटू 6 12 NADPH, तो टोटल क्या क्या बना? 6 CO2 साइकिल्स में, है ना, 18 ATP NADPH 12, है ना, 18 ATP और 12 NADP, क्लियर। क्वेश्चन कैसे आता है? द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड इन केल्विन साइकिल C3 साइकिल इज, कौन है? राइबोलोस 1,5 डाइफॉस्फेट, RUDP भी बोल सकता है। इन C3 साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, ये इंपॉर्टेंट है, 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। C4 का बताऊंगा बाद में। फॉर एसिमुलेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH आर, बोला है एक मॉलिक्यूल के लिए, यहाँ पे 6 मतलब एक साइकिल के लिए नहीं बोला है, एक मॉलिक्यूल CO2 के लिए क्या होता है, कितना चाहिए होता है फॉर एसिमुलेशन? तो 2 ATP फॉर रिडक्शन, 1 ATP फॉर रीजनरेशन, तो टोटल 3 ATP आ गया, ठीक है। और कितना था? 3 ATP आया और 2 NADPH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप ऑप्शन में? क्या लिखोगे? 3 ATP प्लस 2 NADPH इसके लिए चाहिए, किसके लिए? एक मॉलिक्यूल CO2 के लिए। अगर वन मॉलिक्यूल CO2 बोला है, दैट इज 1 साइकिल बोल रहा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन घुमा के नीट में कैसे आएगा? बोलेगा फॉर एसिमुलेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसमें क्या बोला था? फॉर एसिमुलेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे बोला है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि पूरा 6 साइकिल ऑफ CO2, 6 साइकिल के लिए मतलब बता चुका हूँ मैं, 18 ATP 12 NADPH,
क्लियर। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन दैट इज 6 साइकिल्स बोल रहा है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे C4 पाथवे या C4 साइकिल हैच एंड स्लैग पाथवे, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक।